नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। देश भर में कोरोना के बढ़ रहे खतरे के बीच सख्त दिशा निर्देश लागू हैं। नियमों को तोड़ने वालों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बाकी दलों के नेताओं की सभाओं में जिस तरह लोगों की भीड़ जुटती रही, उसे लेकर सवाल खड़े किए गए। अब बीजेपी की ओर से इस पर फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं की सभाओं में अब 500 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे। यानी अब बीजेपी के नेता छोटी सभाओं को ही संबोधित करेंगे। इससे पहले ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वो कोलकाता में सभाएं नहीं करेंगी। राहुल गांधी भी पश्चिम बंगाल में रैली न करने का ऐलान कर चुके हैं। आज ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी कहा कि राज्य में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें उनकी पार्टी जनसभा या रैली नहीं करेगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी की करीब 4 से 5 रैलियां अभी पश्चिम बंगाल में होनी थी, लेकिन अब नए हालात में बीजेपी ने फैसला किया है कि छोटी सभाएं ही पीएम मोदी की होंगी, जिनमें 500 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। वैसे बीजेपी की घोषणा अपनी जगह पर है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के रोड शो में काफी भीड़ उमड़ी और वहां पर न मास्क दिखा और न ही सोशल डिस्टेंसिंग। जबकि चुनाव आयोग कह चुका है कि ऐसा हुआ तो इसके लिए रैली के आयोजक जिम्मेदार होंगे। आपका वोट मांगने के लिए आया हूं। हम सब लोग जानते हैं कि इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 जिलों में 26 अप्रैल तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर के लिए यह आदेश दिया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि पूर्ण लॉकडाउन लगाना संभव नहीं है। दिल्ली की बात करें तो यहां पर आज रात से 26 अप्रैल की सुबह तक 6 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। केवल जरूरी सेवाओं और सरकारी दफ्तरों को ही छूट रहेगी, बाकी सब बंद रहेंगे। शादियों के लिए स्पेशल पास दिए जाएंगे। लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली एनसीआर के बस अड्डे पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। दिल्ली से सटे कौशाम्बी में लोग बसों की छतों पर बैठकर अपने घरों के लिए रवाना हुए। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर भी जबरदस्त भीड़ देखी गई है। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को लौटने के लिए बेताब दिखे। और आपको बताएं कि ये कुछ वैसा ही नज़ारा है जैसा पिछली बार देखने को मिला था। हालांकि पिछले साल बस और ट्रेनों की सुविधा नहीं थी, वो सब बंद कर दिए गए थे, इसलिए श्रमिक जो है वो पैदल ही अपने घरों के लिए निकल लिए थे। इस बार चूंकि बस और ट्रेन चल रही है, इसलिए उन्होंने बस अड्डों पर और ट्रेन स्टेशनों का रुख किया है। और मध्य प्रदेश में भी कोविड की वजह से बुरा हाल है। भोपाल के भदभदा शमशान घाट में अंधेरे में भी शवों को जलाने का सिलसिला जारी है। ये एक तकलीफदेह दृश्य है, हर तरफ जलते हुए शव हैं। और हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो कोरोना का कहर है वो अभी थम नहीं रहा है। क्या कह रही है राज्य सरकार, किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए अखिलेश जी, मैं सबसे पहले तो आपको तस्वीरें दिखा दूं। भदभदा विश्राम घाट में आज मध्य प्रदेश सरकार का आंकड़ा है जो है 89 मौतों का है पूरे राज्य के लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5, उनका कहना है कि 5 लोगों की मौत हुई है। अभी आप देख रहे हैं रात के 8:30 बजे जो शव भदभदा शमशान घाट में, ये कोविड डेजिग्नेटेड है। यहाँ पर अगर आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 शवों में तो अभी लपटें उठी रही हैं। और दूसरी तरफ भी इसी कोविड डेजिग्नेटेड शमशान घाट में दूसरी तरफ भी आपको मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे तो शव जल रहे हैं। अजीब सी चुप्पी है, अजीब सी भयावहता है। कुछ दिनों पहले जब यहाँ पर हम आए थे तो एक छोटी बिटिया एक फोटोग्राफर को कह रही थी कि वो देखो धुएं में मेरी माँ जा रही है, आप उसको उन तस्वीरों को ले लो। इसी शमशान घाट में पिछले अक्टूबर में ही मैंने अपने ससुर जी का दाह संस्कार किया था, कोविड प्रोटोकॉल में ही। तो सरकार के लिए ये आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए उनके अपने हैं जो यहाँ पर जिनकी लाशें जल रही हैं। सरकार कहती है हमें आंकड़े छिपाकर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम भी यही कहना चाहते हैं कि हमें भी आंकड़े बताकर बहुत खुशी नहीं मिलती। सिर्फ इतना है कि सच्चाई से, पारदर्शी तरीके से सरकार बातें मान ले और लोगों को गुमराह करने की कोशिश न करे, क्योंकि ये 5 शव तो है नहीं और ये रात का आंकड़ा है। दिन भर से यहाँ शव जलाए जा रहे हैं, हाथों में छाले पड़ गए हैं जो यहाँ पर अंतिम क्रिया करते हैं। बहुत भयावह हालत है। कई अस्पतालों में रेमडेसिविर, ऑक्सीजन के लिए
परसों ही हमने देखा कि कैसे शहडोल में मौतें हुई हैं। आज भोपाल के एक अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबरें आई हैं। इसके पहले खंडवा में, उज्जैन में, इंदौर में, हर जगह से ऐसी भयावह तस्वीरें और खबरें आ रही हैं। उज्जैन, इंदौर में तो अब टोकन देने लगे हैं कि आप, यहाँ पर भी भदभदा में भी टोकन दे रहे हैं कि आप अपने जो अस्थि कलश है, अस्थि संचयन है या अस्थियां हैं, उसको बाद में भी आकर ले जा सकते हैं, क्योंकि एक घर में कई लोग बीमार हैं, कई लोग संक्रमित हैं और सबके लिए संभव नहीं हो रहा है। ये तस्वीरें हैं जो झूठ नहीं बोलती हैं। अखिलेश जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वाकई काफ़ी तकलीफ देह दृश्य भोपाल से देखने को आ रहे हैं। और हम सीधे चल सकते हैं मुकेश सेंगर हमारे सहयोगी के पास, जो इस वक्त कौशाम्बी में, दिल्ली के कौशाम्बी बस अड्डे पर मौजूद है, जो लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर मजदूरों का एक तरह से रैला जो है वो जमा हो रहा है, लगातार इकट्ठे हो रहे हैं। जाना चाहते हैं मुकेश, अब क्या दृश्य वहां के, क्या तस्वीरें बयां कर रही हैं? देखिए अखिलेश जी, जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ रही है यहाँ पर, वैसे वैसे लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। ये एक परिवार है, पूरा का पूरा परिवार रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, जो परिवार के मुखिया है वो भी रो रहे हैं और पत्नी भी रो रही है। किसी ने यहाँ पर इनके पैसे छीन लिए हैं, पैसे निकाल लिए हैं, चोरी कर लिए हैं, तो पूरा परिवार रो रहा है क्योंकि इनको बाहर जाना है और पैसे खत्म हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बहन जी बात करो आप बोलो, मास्क लगा के रखो। क्या नाम है? पुष्पा नाम है। पूरी अंदर बात बोलो। आप कहाँ जा रही थी? हम पीलीभीत पूरनपुर पड़ता है, पीलीभीत में। कितने पैसे निकाल लिए आपके? 8,000 रुपए थे। अच्छा, बड़ी मेहनत से हमने काम करा, भूखे रह के गाँव जा रहे थे। तबीयत ठीक नहीं है, कई दिन से काम पे नहीं जा रहे थे। पुलिस वाले बैठे उनके पास जाके रो, सारे लोग बैठे उनका। आप कब से यहाँ पर बैठे? अभी हमने देखा उतर के आया तो पैसा नहीं था उसमें, पैसा नहीं था उसमें, पैसा निकाल लिया हमारी बैग से। आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? मैं कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करता हूँ। कितने पैसे थे? 10,000 रुपए थे। सारे पैसे निकाल लिए? सारे पैसे निकाल लिए, एक भी नहीं पैसा मिला जी। यहीं से निकाल लिए पैसे? यहीं से निकले। और ये जो पैसे हाथ में ये लोग दे रहे हैं आपको? ये सब लोग हमें मदद कर रहे हैं। अच्छा, तो देखिए, आप कहाँ जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले? मैं पूरनपुर का रहने वाला हूँ, सिरसा गाँव है। तो ये देखिए, एक परिवार है दिल्ली का जो कि पलायन जो हो रहा है, उसके साथ में लोग यहाँ पर गाजियाबाद के कौशाम्बी बस अड्डे में बैठे हुए हैं और यहाँ से इनके जो है 8,000 रुपए जो गाड़ी कमाई थी इनकी, वो किसी ने यहाँ से इनके पैसे निकाल लिए हैं। पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर बिलख रहा है, रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं। और क्योंकि अब घर जाने के पैसे इनके पास नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकी हेल्प कर रहे हैं, इनको पैसे दे रहे हैं। लेकिन आप देखें कि किस तरह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। केवल यही नहीं, यहाँ पर हजारों की संख्या में बस अड्डे में लोग बैठे हुए हैं और लगातार जो संख्या है लोगों की वो बढ़ती जा रही है यहाँ पर। और दोपहर के बाद मैं देख रहा हूँ कि लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। लोगों को अलग अलग राज्यों, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार जाना है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं, इतनी बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है कि यहाँ पर इतनी बसें नहीं हैं। और ऐसे में जो लोग बसों का इंतजार कर रहे हैं, उनका फायदा यहाँ पर जो अपराधी हैं वो उठा रहे हैं। किसी की जेब काट रहे हैं, किसी का मोबाइल छीन रहे हैं, किसी के पैसे छीन रहे हैं। तो ये परेशानी बढ़ती जा रही है। आप देखिए पूरे बस अड्डे में किस तरह से भीड़ है और लोग परेशान हो रहे हैं। शुक्रिया मुकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुकेश लगातार हमें वहां से रिपोर्ट दे रहे हैं कि किस तरह से जो हुजूम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग असमंजस में हैं, आशंका है उन्हें कि ये जो लॉकडाउन लगाया गया है 6 दिनों का, ये वाकई 6 दिनों का है, ये इसके बाद भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए वो अपने अपने घरों का रुख कर रहे हैं। तमाम दिक्कतें भी उन्हें वहां हो रही है, भीड़ भी है, सोशल डिस्टेंसिंग का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए दिक्कतें भी तमाम तरीके वहां पर हो रही है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया है कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे करीब 22 लाख डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स के लिए 24 अप्रैल 2021 के बाद एक नई विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जाएगी। इससे पहले भारत सरकार ने 26 मार्च 2020 को सभी हेल्थ वर्कर्स को 50 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने की योजना शुरू की थी, जो 24 अप्रैल को बंद हो रही है। नमस्कार,
करीब एक साल पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे करीब 22 लाख सफाई कर्मचारियों, आशा वर्करों से लेकर डॉक्टरों तक के लिए 50 लाख के स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज का ऐलान किया था। अब ये विशेष बीमा योजना 24 अप्रैल को खत्म हो रही है। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जे.ए. जयालाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि हेल्थ वर्करों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देने के लिए लॉन्च की गई इस महत्वपूर्ण स्कीम की अवधि को 6 महीने और बढ़ाया जाए और साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय को आगाह भी किया है कि पिछले एक साल में इस योजना को लागू करने में कई तरह की प्रशासनिक खामियां और अड़चनें सामने आई हैं और सरकार को प्राथमिकता के जरिए इन अड़चनों को दूर करने के लिए पहल शुरू करना चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि ये योजना खत्म नहीं की जा रही। उसके मुताबिक इस योजना की अवधि को अब तक 3 बार बढ़ाया जा चुका है। इसके तहत अब तक 287 लोगों को बीमे की रकम मिली है। अब 24 अप्रैल के बाद हेल्थ वर्करों के लिए एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी लागू की जाएगी। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का दावा है कि बस 168 लोगों को अब तक बीमा का फायदा मिला है, जबकि कोरोना संकट के दौरान 756 डॉक्टरों की जान गई है। और आज के तारीख में इंडिया के केसेस सबसे वर्ल्ड में जास्ती है। हमारे पास बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और आज इस तरह से डॉक्टर की पूरी मॉरल डाउन हो गया है। पूरे हमारे डॉक्टर सोच रहे हैं कि हम काम क्यों करें, क्यों हमने घर में बैठे, इसके हमने काम करना कोई ज़रूरी नहीं समझते। और इस तरह से अगर ऐसा रहा, ऐसा गवर्नमेंट का बर्ताव रहा। अब देखना होगा स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य योद्धाओं के लिए क्या नई बीमा योजना लागू करती है। दिल्ली से परिमल कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।